मैंने ठंडे स्वर में कहा, इससे मेरा क्या लेना देना? उसने गुस्से से कहा, यन ने कहा है कि वह अब मेरी मदद नहीं करेगी। तुमने उससे कुछ कहा है ना? मैंने निराश होकर कहा, मैंने सोचा था तुम सच में माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहे हो। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी पीछे से जेम्स चियो चिल्लाया, तुम जैसे गांव से आए आदमी को क्या हक है कि तुम मुझसे शादी करो? आखिर तुम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा जैसे मैंने ये बात पहले भी सुनी है। ये मेरी शादी के कुछ ही समय बाद की बात थी। उसके सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। उस समय जेंग चौथ मेरे साथ ऊपर से दोस्ताना और समझदार बनने की कोशिश करता था। वह मुझे कई तरह की सलाह देता था, लेकिन उसकी वही सलाहें मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर देती थीं। धीरे धीरे मैं आत्मविश्वास खोने लगा, डरपोक और शक करने वाला बन गया। ये सारे दृश्य मेरे दिमाग में एक एक करके लौटने लगे। मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी खोई हुई यादें हैं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, गुचेन, अगर तुम चाहो तो माफी मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें युयान को सच बताना होगा। मैंने उसकी बात काट दी। तुम और सोमुयान के बीच जो भी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस उसे साफ बता देना कि मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहता। तभी पीछे से आवाज आई, कैसी अजीब बात है, हम हमेशा ऐसी ही परिस्थितियों में क्यों मिलते हैं? यान, तुम्हें नहीं लगता? सोमुयान वहां आ चुकी थी। उसने सख्त स्वर में कहा, ये मेरे पति हैं, कृपया इनसे दूर रहो। जेम्स च्यूओ बोला, मैंने कुछ नहीं किया। देखो तुम कितनी घबराई हुई हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमेशा गुच्चेन को ही क्यों दोष देती हो। उसने तुरंत कहा, नहीं, वही मुझसे उलझता है। चंगचुओ का चेहरा अचानक ठंडा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने सोमुयान को देखा उसका भाव थोड़ा नरम हो गया। वह बोला, युयान, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हम कह सकते हैं कि हम बचपन के प्रेमी थे। पहले जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। क्या तुम थोड़ी नरमी नहीं दिखा सकती? सोमुयन ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मैं पहले ही वह सब कर चुकी हूं जो मुझे करना था। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं देती। अगर मैंने पहले तुम्हें खास ध्यान दिया था तो वह सिर्फ तुम्हारे दादा के सम्मान की वजह से था। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा और ज्यादा मांगते रहो। जेम्स च्यूओ ने गुस्से में कहा, मैं लालची हूं? लेकिन वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह बस अपने मुठ्ठियां भींच सकता था, मुझे नफरत से घूर सकता था और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद ही मुझे समझ आया कि आज वह इतना बेचैन क्यों था। असल वजह सोईयान थी। उसने पूल वाली घटना सबके सामने बता दी थी, जिससे जेंग चुओ पूरे हमारे सर्कल में मजाक बन गया था। ये सोचते ही वे टूटी फूटी यादें फिर से मेरी आंखों के सामने उभरने लगीं और मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। तुम ठीक नहीं लग रहे, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस अपने प्यारे जेंगचुओत का ध्यान रखो। जब तक वह मुझे परेशान करने नहीं आता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी बातें तुम्हारे काम की नहीं। उसने कहा, फिक्र मत करो, मैं उसे दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगी। मैं वही गलती फिर नहीं करूंगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम चाहे गलती न दोहराने का फैसला कर लो, लेकिन हर गलती माफ नहीं होती। तभी वाई ज़ियान बोली, मैंने तुम्हें पहले ही वेस्ट स्पर्ब वाला प्रोजेक्ट दे दिया है, ज्यादा मत मांगो। आखिर उसकी जान मैंने बचाई थी। उसे बचाने वाली मैं ही थी। उसे बचपन से तैरना नहीं आता। अगर उस दिन मैं बीच में नहीं आती तो आज तुम्हारा पति जिंदा नहीं होता। क्या तुम उसी औरत से ऐसे बात करती हो जिसने उसकी जान बचाई? यह सुनते ही सोमन न्यूयांत की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं और उनमें एक खतरनाक चमक उभर आई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसे तैरना नहीं आता? वाईजान बोली, वैसे भी तुम दोनों तलाक लेने वाले हो, इसलिए अब मुझे छिपाने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि गुचैन और मैं बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने उससे अपने दिल की बात भी कही थी, लेकिन बाद में वह तुमसे प्यार करने लगा। गुचैन, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है तो मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दे सकती हूँ। यह सुनते ही सोमन युयांत तुरंत उसकी तरफ झपटी और दोनों औरतें आपस में बुरी तरह लड़ने लगीं। मैंने सोमन युयांत को पहले कभी इतना भावुक या गुस्से में नहीं देखा था। वह आमतौर पर बहुत ठंडी रहती थी। मैंने औरतों को लड़ते हुए भी कभी नहीं देखा था, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। मैं मुड़कर सीधे कंपनी वापस चला गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोमन युयांत मुझसे भी तेज होगी। जब मैं ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो सन यूयन पहले से ही वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, चिंता मत करो, मुझे सच में चोट नहीं लगी। मैंने तुरंत कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं? गलत फहमी मत पालो। उसने कहा, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने झुंझलाकर कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। इस बात में कौन सा शब्द तुम्हें समझ नहीं आता? उसने शांत होकर कहा,
अभी तुम्हें याददाश्त नहीं है, इसलिए तुम मेरे लिए अपने असली जज्बात भूल गए हो। जब तुम्हें सब याद आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, और मैं अपनी याददाश्त वापस क्यों पाना चाहूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम कहती हो कि तुम्हारा और जंगचोट का कुछ नहीं था, या इसलिए कि अगर मुझे सब याद आ गया तो मैं फिर पहले जैसा बेबस और कमजोर बन जाऊंगा? उसने धीरे से कहा, मैं ऐसा नहीं सोचती। उसे देखकर अचानक मुझे एक अजीब सी बेबसी महसूस हुई। मैंने कहा, सोमयुयान, शादी के बारे में मेरी हमेशा एक कल्पना थी। मैं सोचता था कि मैं किसी दयालु और अच्छी औरत से शादी करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसी होगी। और मान लो कि सच में तुम्हारा और जेंगचो का कुछ नहीं है, तब भी तुमने एक पत्नी के तौर पर अपने फर्ज कभी पूरे नहीं किए। इसलिए इस शादी को जारी रखने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। चलो तलाक लेते हैं। मैंने जो कुछ भी दिल में था एक ही सांस में कह दिया, और वह सब दिल से निकला था। उस पल मुझे लगा जैसे सोमुयान की आंखों में कुछ टूट गया हो। मैं बिना उसकी तरफ देखे मुड़ गया। उस दिन के बाद मैंने सोमुयान के बारे में कोई खबर सुनने से इनकार कर दिया। इस दुनिया में लोग हमेशा ताकतवर की चापलूसी करते हैं और कमजोर को दबाते हैं। जब उन्हें हमारी हालत का पता चला तो वे मुझसे तरह तरह की बातें निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग मेरा पक्ष लेने का नाटक करने लगे, लेकिन मैंने सबको अनदेखा किया और अपने काम में लग गया, उस दिन का इंतजार करते हुए जब सोमुयान आखिरकार तलाक के लिए मान जाएगी। शाम को काम खत्म होने का समय हुआ तो मैं थोड़ा खिंचकर उठा। मैंने सोचा कि वाई जियान को डिनर पर बुलाकर उसका ठीक से धन्यवाद करूं, लेकिन जैसे ही मैं कंपनी के बड़े गेट से बाहर निकलने वाला था, मैंने बाहर एक काली लग्जरी कार खड़ी देखी। आसपास मेरे सहकर्मी धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे और मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने मन ही मन गाली दी और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ गया। सन यूयन तुरंत मेरे पास आ गई। गुचेंग, तुम आ गए, मैंने कहा। क्या तुम तलाक के कागज लेकर आई हो? उसने सवाल का जवाब नहीं दिया और जेब से कार की चाबी निकाल ली। देखो, तुम्हें पसंद है? ये नया हमर मॉडल है। मैंने तुरंत कहा, मुझे पसंद नहीं। मैंने ऐसा कहा जरूर, लेकिन सच ये था कि चाबी देखते ही अंदर कहीं हल्की सी प्रतिक्रिया हुई। सोमुयान ने मुझे जबरदस्ती कार में बैठाया और रात होने तक ड्राइव करती रही। जब मुझे ठीक से होश आया तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उसने कहा, मेरे साथ डिनर करो। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं तो क्या तुम तलाक मान लोगी? सोमुयान काफी देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे तो मैं तलाक नहीं दूंगी। मैंने कहा, यह तुमने खुद कहा है। डिनर बहुत शानदार था, जैसे हर चीज बहुत ध्यान से तैयार की गई हो। वहां रेड वाइन थी, मोमबत्तियां थीं और तरह तरह के ताजे फूलों की सजावट थी। खाने की सजावट भी बहुत रोमांटिक थी। मैं बिना किसी भावना के जल्दी जल्दी खाना खाता रहा। मैं खत्म कर चुका हूं, अब जा रहा हूं। सोमुयान ने धीरे से पूछा, गुचैन, क्या तुम्हें याद नहीं आज कौन सा दिन है? मैंने कहा, कौन सा दिन? उसने कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि हम पहले इसे कैसे मनाते थे। मैंने कहा, अच्छा है, इसे हमारा आखिरी डिनर समझ लेते हैं। मैं समझ सकता था कि वह चीजों को ठीक करना चाहती है, लेकिन सच में मुझे नहीं लगता था कि इस शादी में बचाने जैसा कुछ है। माफी जैसा कुछ बुदबुदाकर मैं बाथरूम की तरफ चला गया। आईने में खुद को देखते हुए मैंने खुद से कहा कि अब पीछे नहीं हटना। जब मैं शांत होकर वापस लौटने वाला था, तभी मैंने सोन युयान को अपनी तरफ आते देखा। उसने कहा, चाहे जो हो, प्लीज मुझे याद करने की कोशिश करो। मैंने झुंझलाकर कहा, सोमुयान, मुझे छोड़ो। वह सिर्फ इसलिए इतनी जिद कर रही थी क्योंकि मुझे एमनेशिया है। उसे लगता है कि अगर मुझे सब याद आ गया तो मैं तलाक नहीं ले पाऊंगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह बेकार है, मैं खुद को जानता हूं। चाहे अभी मेरी याददाश्त गई हो और इसलिए मैं तुमसे प्यार न करता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मुझे सब याद भी आ गया तो भी मैं तलाक ही लूंगा। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम बस भूल गए हो, बस इतना ही। गुचेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, मुझे मत छू। तभी सिर के पीछे उठे दर्द ने मेरी आंखों के सामने एक के बाद एक तस्वीरें दौड़ा दी। शादी का वह चुंबन, जानचू का बढ़ाया हुआ गिलास, मेरे ससुर के हाथ से जमीन पर टूटा चाय का कप और उनके वे तिरस्कार भरे चेहरे। ये टुकड़े पहले धुंधले थे, फिर तेज होते गए, साफ होते गए और अचानक पूरी यादों में बदल गए। हाँ, अब मुझे सब याद आ गया। हमारी पहली बार, हम कैसे साथ आए, हमारी शादी कैसे हुई और जान चोट की वजह से हम कैसे टूटते चले गए। मुझे यह भी याद आ गया कि कैसे उन्होंने मेरा मजाक बनाया था, कैसे मुझे अपने ही ससुराल वालों के सामने अपमान सहना पड़ा था। वह सारी पीड़ा एक ही पल में वापस लौट आई। उन सबको याद करते ही मेरा दिल इतना दुखा कि जैसे सुन्न पड़ गया हो। अब समझ आया कि मैं सब क्यों भूलना चाहता था,
क्यों मुझे कुछ भी याद नहीं था। तो यही वजह थी, ये यादें इतनी दर्दनाक थीं। क्या हुआ गुचेन? मैंने उसे घूरते हुए कहा। सोमुयंत, तुम मुझे गिन दिलाती हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी छाती पकड़ी और वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। वही डॉक्टर था जो पिछली बार था। वह मेरी पुतलियां देख रहा था। सोमुयन बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके हाथ कसकर जकड़े हुए थे। मुझे जागते ही उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर, यह जाग गया है। डॉक्टर ने पूछा। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, कोई गंभीर बात नहीं, ये बस एक भावनात्मक झटके का असर है। इसके दिमाग में छोटा सा हेमेटोमा था, लेकिन उस झटके से वह भी खत्म हो गया। अब सब ठीक है, बस आराम कीजिए। सोमुयन ने घबराकर पूछा, तुम्हें चोट कब लगी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने ठंडे स्वर में कहा। इसका कोई मतलब नहीं सोमनुयंत, चलो तलाक लेते हैं, उसने कहा। मैंने कहा था, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, मैंने बीच में ही कहा। मुझे सब याद आ गया है, सब कुछ, और फिर भी मैं तलाक चाहता हूं। यह सुनकर सोमन्युयांत की आंखें कांपने लगीं, जैसे उसे यकीन ही न हो। मैंने उसे कभी इतना दुखी नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा फैसला सही है। मैंने धीरे से कहा, मैं बहुत थक चुका हूं, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए यातना है। सोमनुयांत, चलो तलाक लेते हैं। तलाक शब्द मैं उससे अनगिनत बार कह चुका था। हर बार वह जोरदार प्रतिक्रिया देती थी, लेकिन कभी भी वह इतनी टूटती हुई नहीं लगी थी। मैंने धीरे से कहा, सोमनियंत, हम शांति से अलग हो जाएं। अस्पताल से निकलने के बाद लंबे समय तक मैं उससे नहीं मिला। मैं उससे साफ साफ कह चुका था, शायद वह समझ गई होगी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से शांत होने लगी और काम भी सामान्य हो गया। लेकिन एक चीज मुझे परेशान करती रही। जैसे ही वह जैन को पता चला कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, वह मुझसे बार बार मिलने लगी। उसने कहा, तो सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? मुझे थोड़ा शक था, लेकिन लगा नहीं था कि यह सच होगा। जब तुम तलाक ले लोगे, क्या तुम मेरे साथ कोशिश करना चाहोगे? मैंने हंसकर कहा, अरे रुको, अभी मेरा तलाक हुआ ही नहीं है, कागज भी नहीं बने हैं। तुम तो पहले ही मुझे छीनने आ गई। सच ये था कि मैं सोमनुयांत के लिए ऐसा नहीं कह रहा था, बल्कि इसलिए कि मैं इतनी जल्दी किसी और रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता था। और सच तो यह भी था कि भले ही वाई ज्यान कभी मेरी प्रेमिका नहीं रही, लेकिन वह सोमन्युयांत और मेरे बीच तब आ गई थी जब हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, लेकिन बस उतना ही। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमा रही थी। गुचिन, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूं, बस तुम्हें इतना दुखी देखकर मुझे थोड़ा दुख होता था। मैंने कहा, धन्यवाद। मैंने उसे गले लगाया और उसी समय दूर से सोमूयान को हमारी तरफ आते देखा। मेरे भीतर चिढ़ उठी। मैं जाने ही वाला था कि अचानक सोमूयान बगल में झुककर उल्टी जैसा महसूस करने लगी। वाईजयान बोली, क्या हमें साथ देखकर तुम्हें इतनी घिनाई की उल्टी आ गई? सोमूयान ने सिर हिलाया। नहीं, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वाईजयान अचानक बोली, रुको, कहीं तुम। मेरे दिमाग में झटका लगा। क्या वह गर्भवती है? मेरे सिर में दर्द तेज हो गया। मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और तुमने भी कहा था कि तुम्हें नहीं चाहिए। अगर सच में वह गर्भवती हुई तो भी वह बच्चे को नहीं रखेगी, शायद। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तलाक के अलावा मैं तुम्हें कहीं नहीं देखना चाहता। कार, विला, शेयर, मेरे पास जो भी है सब तुम्हें दे दूंगा। सोमुयन ने जिद से कहा, तुम चाहे जितना चिल्लाओ या ड्रामा करो, मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं सड़क पर तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार में बैठा दिया। मैंने कहा, सोम्युयंत, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। आज हम यहां पहुंचे हैं तो इसमें हम दोनों की गलती है। सच कहूं तो मुझ में कोई खास बात नहीं है, मुझे खुद भी मैं पसंद नहीं हूं। उसने तुरंत कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैं नाराज रहती हूं, लेकिन मैंने कभी तलाक के बारे में नहीं सोचा। मैं सोचती थी कि चाहे हम कितना भी झगड़ें, हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे, लेकिन अब मैं वह जिंदगी नहीं चाहता। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, जान छुओ तो बस वह चिंगारी था जिसने हमारे बीच की आग को भड़का दिया। सच ये है कि हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता और तुम मेरे लिए बिना शर्त कोई समझौता नहीं कर सकती। सोमुयान, जिद मत करो। बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर मैंने उसे दूर जाते देखा और लंबी सांस ली। आज मेरी छुट्टी है। मैं अभी अभी अस्पताल से दिमाग का स्कैन करवाकर लौट रहा था। रिपोर्ट हाथ में लेकर घर जा रहा था कि अचानक सड़क पर मुझे एक आदमी दिखा जिसे देखे बहुत समय हो गया था। उसने पूछा, गुचेन, तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें उससे क्या?
मैं सतर्क हो गया था क्योंकि आज जानचुआ बिल्कुल पागल जैसा लग रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है एक्सू को लगता है कि वह तुम्हारे बच्चे से गर्भवती है। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या हक है यह सब कहने का? मैं और यूयान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम तो बाद में आए, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। किस हक से? किस हक से? मैंने एक कदम पीछे लिया। मैं उससे बेकार की बहस नहीं करना चाहता था। उसने चीख कर कहा, तुम सोचते हो सोमनुयान सब संभाल लेगी? मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम जानते हो उसने जीन परिवार के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और मुझे पूरे समाज में हंसी का पात्र बना दिया है। ये सब तुमने उसे बताया, है ना? तुमने कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डाली, कि वही कांच वाला कमरा मैंने चुना था ताकि तुम्हें वहां फंसा सकूं। ये सब तुमने किया और अब डरते हो कि सच सामने आ जाएगा। मुझे पहले से पता था कि यह तुम ही थे। सोमन युयान, बस करो। तभी मैंने एक बेबस चीख सुनी। उम्मीद की हुई दर्द कभी आया ही नहीं। जब मैंने आंखें दोबारा खोलीं तो देखा कि सोमयुंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके पेट से बहुत खून बह रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ये पक्का कर लेने के बाद कि मैं ठीक हूं तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने घबरा कर कहा, सोम युयान, अब और मत बोलो। मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। सुन रही हो? अगर इस बार मेरी किस्मत खराब हुई तो तुम विधवा बनकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम हम हमेशा पति पत्नी ही रहेंगे। मैंने तुरंत कहा, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। तभी डॉक्टर ने कहा, कृपया बाहर इंतजार कीजिए। मैं घबराहट में चिल्लाया, यूनिंग? शायद पहली बार मैं इतना घबरा गया था। मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। जिन भावनाओं को मैं समझता था कि बहुत पहले खत्म हो चुकी हैं, वे अचानक वापस उमड़ आईं। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं कभी खत्म ही नहीं हुई थीं, बस दबा दी गई थीं। मैं फिर से चोट नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती लगातार जलती रही और मैं बाहर कुर्सी पर बैठकर इंतजार करता रहा। उस समय मेरे आसपास की कोई भी चीज मायने नहीं रखती थी। तभी अचानक सोमयुंत की मां भागती हुई आई। उन्होंने घबराकर पूछा, मैडम सू, अब उसकी हालत कैसी है? मैंने कहा, माफ कीजिए आंटी, अभी सही स्थिति पता नहीं है। वह आईसीयू में है। यह सुनकर सोम परिवार की मां ने ऊपर देखा और लगभग बेहोश होते होते बची। फिर उन्होंने खुद को संभाला और मुझसे कहा, यहीं रुको। मुझे लगा वह मुझे डांटेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह जानचूओं को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मेरी तरफ फेंक रही थी। वह चिल्लाई, यही है जिसने ये सब किया, है ना? फिर गुस्से में बोली, हरामी, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जानचूआ बोला, माडाम, ये सब गुचिन की गलती है। अगर उसकी वजह से ये सब न होता तो यूयान कभी घायल नहीं होती। वह और भी गुस्से में बोली, तुम सोचते हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? गुचेन मेरा दामाद है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं हैरान रह गया क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि वह मुझे पसंद नहीं करती। जानचुआ बोला, मडाम, पहले तो आप मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि पहले मैं अंधी थी। तुमने जो कुछ किया है मुझे सब पता है। तुम्हारे दादा के सम्मान में हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम और भी नीचे गिर जाओगे। अगर युयान को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदगी में एक पल की भी शांति नहीं मिलेगी। अगर उसे जरा भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे जान परिवार को उसके साथ दफना दूंगी। उनकी बातें मैं लगभग सुन ही नहीं रहा था। मेरी नजर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर थी और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि सोमुयान बच जाए। अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई और मेरी आंखों में उम्मीद चमक उठी। डॉक्टर बाहर आए और हम दोनों एक साथ उनके पास दौड़े। डॉक्टर ने कहा, घाव सिल दिया गया है, बाकी अब सब कुछ उसकी जीने की इच्छा पर निर्भर करेगा। सोम युयान को वीआईपी कमरे में निगरानी के लिए भेज दिया गया। उसकी माँ और मैं दोनों साथ अंदर गए। उनकी आंखें लाल थीं। उस सख्त चेहरे के पीछे अब सिर्फ एक माँ की चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तुमसे नाराजगी है, लेकिन मैं जानती हूं कि असली गलती जानचुआ की है। मैंने कहा, माँ चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो मैं युयान का ख्याल रखूंगा। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे तलाक के बारे में पता है। पहले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाली। गुच्चेन, आत्मविश्वास तुम्हें खुद बनाना होगा। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? सोम परिवार की यही एक बेटी है, इसलिए उसके माता पिता अक्सर उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। उन्होंने पहली बार मुझसे इतनी सच्चाई से बात की थी। फिर बोली, अब सब डॉक्टरों पर छोड़ दो और इंतजार करो कि युयान कब जागेगी। तुमने पूरी रात जागकर बिताई है, घर जाकर आराम कर लो। मैंने कहा,
कोई बात नहीं, मैं अभी जवान हूँ, आप पहले आराम कर लीजिए। बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल के उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर लेटा था जहां सोमूयान थी। उसकी माँ मुझे जागते देखकर खुश हो गई और पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो, कहीं दर्द तो नहीं? मैंने कहा, काफी बेहतर। क्या मैं बहुत देर तक सोया? उन्होंने कहा, नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम थकावट से बेहोश हो गए थे, इसलिए आराम जरूरी था। फिर अचानक बोली, और एक बात, युयान गर्भवती है, क्या तुम्हें पता था? मैं नहीं चाहता था कि किसी को यह पता चले। अगर सोम परिवार को पता चल जाता कि सोम युयान मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तो वे उसे हर हाल में बच्चे को रखने के लिए मजबूर करते। आखिर उन्हें एक वारिस चाहिए, और अगर हम तलाक लेते तो वे बच्चे की कस्टडी के लिए मुझसे लड़ते। उनकी ताकत और दौलत के सामने मेरी जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे और युयान के बीच क्या होता है उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन बच्चे के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि जब तक मां सुरक्षित है, बच्चा भी सुरक्षित है। जब यान जागेगी तो वह यह बच्चा जरूर रखेगी। हम चाहते हैं कि यह बच्चा एक स्थिर परिवार में बड़ा हो। मैंने कहा, मां, इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सबसे जरूरी है कि युयान जागे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, गुचेन, युयान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन वह तुमसे सच में प्यार करती है। बस वह अपने भाव व्यक्त करना नहीं जानती। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, सन परिवार तुम्हारी रक्षा करेगा। यही युयान भी चाहती। उनके जाने के बाद कमरे में सिर्फ मैं और सोम एन युयान रह गए। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन दिल में भारीपन था। फिर अचानक बच्चे के बारे में सोचकर मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने धीमे से कहा, सुमयंत, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए। अगर तुम जागने के बाद सच में इसे छोड़ने वाली हो तो बेहतर है कि तुम कभी जागो ही मत। तुम तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी, है ना? यूं लेटे लेटे क्या आराम कर रही हो? मुझे पता था वह मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन उसकी माँ की बातें मेरे दिल पर असर कर चुकी थीं, इसलिए मुझे सब कुछ बाहर निकालना था। मैंने आगे कहा, यन, अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब तुम जागोगी और बच्चे को जन्म दोगी, मैं उसे अकेले पाल लूंगा, लेकिन वह तुम्हें फिर भी माँ ही कहेगा, क्योंकि तुम उसकी असली माँ हो। भले ही हम तलाक ले लें, हम अच्छे रिश्ते में रह सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जिंदगी भर अकेला नहीं रहने वाला। हो सकता है जल्दी ही तुम्हारा बच्चा किसी और औरत को माँ कहकर बुलाए। ये सब मैंने जानबूझकर कहा था, सिर्फ उसे उकसाने के लिए। मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। शायद कुछ रिश्ते बना लूं, लेकिन फिर कभी किसी को अपनी उंगली में अंगूठी पहनाने नहीं दूंगा। तुम वाइजयान के बारे में क्या सोचती हो? वह इतने सालों से मुझसे प्यार करती है और उसने मेरी जान भी बचाई थी। शायद वह एक बहुत अच्छी सौतेली माँ बन सकती है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सोमुयान की उंगली हल्के से हिली, हालांकि वह बहुत हल्का सा हिलना था। मैंने कहा, सोमयंत, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम अभी नहीं जागी तो जैसे ही मैं यहां से निकलूंगा, मैं उसी के पास चला जाऊंगा। तभी अचानक सोमयंत की पलकों में हलचल हुई। इस बार मैंने साफ देखा, यह कोई भ्रम नहीं था। मैंने तुरंत कहा, डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर ने जांच करके कहा, दिल की धड़कन ठीक है, सांस भी स्थिर है, वह होश में लौट रही है, बहुत जल्द जाग जाएगी। आधी रात तक थकान ने मुझे घेर लिया और मैं उसका हाथ पकड़े पकड़े बिस्तर के किनारे ही सो गया। अस्पताल की रात थोड़ी ठंडी थी। जब मैं कंबल लेने के लिए उठने ही वाला था, तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो देखा सोम युयान मुझे कंबल ओढ़ा रही थी। मैंने घबराकर कहा, तुम जाग गई? युयान, तुम सच में जाग गई। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, उसने धीरे से कहा। एक मिनट रुको और सुनो, मेरे बच्चे को किसी और औरत को मां कहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, समझे? उसकी आवाज अभी भी कमजोर थी, लेकिन जागते ही वह मुझे आदेश देने लगी थी। मैंने उसे हल्के से अलग किया और कहा, पहले डॉक्टर तुम्हारा दिमाग चेक कर लें, उसके बाद बात करेंगे। उसके होश में आने के बाद सोमयंत मुझे एक मनोवैज्ञानिक के पास भी ले गई ताकि पूरी थेरेपी हो सके। वह हमारे बीच की असली समस्या ढूंढना चाहती थी, और जब उसे वजह समझ आई तो उसके चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिख रहा था। उसने कहा, गुचेन, उस समय जो मैंने कहा था कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वह सब गुस्से में कही हुई बातें थीं। मैं हमारे बच्चे को कैसे नहीं चाह सकती? उस समय तुमने कहा था, अगर मैं गर्भवती हो जाऊं तो शायद तुम जेंग च्यू को नजरअंदाज कर पाओगे। जब तुम मुझसे झगड़ते थे तो मैं बस यही सोचती थी कि तुम जलते हो, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा मना लूं तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मैंने गलती की, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरी भी अपनी वजहें हैं। मैं चाहती थी कि तुम मुझे समझो, लेकिन मैंने कभी यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि तुम क्या महसूस करते हो। सोमन न्यूयान तब भी डरी हुई लग रही थी। उसने पीछे से मुझे धीरे से गले लगा लिया और बोली,
जब तुमने उस दिन वह बात कही थी तो मुझे लगा तुम बच्चे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, इसलिए मैं गुस्से में आ गई और मैंने बहुत बुरी बातें कह दी। लेकिन मैंने कभी सच में ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं। मैं उसकी बात समझ रहा था। मैंने भी पहले बहुत सी चोट पहुंचाने वाली बातें कही थीं, लेकिन उस दिन उसने सच में मुझे तोड़ दिया था। उसने धीमे से कहा, चलिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं आपके बिना और इस बच्चे के बिना नहीं जी सकती। अगर आगे चलकर हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला और आप फिर भी मुझे छोड़ना चाहेंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगी। लेकिन हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मैं ये सब ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती। उसकी हर बात सच थी। हमारे बीच बहुत बड़े बड़े गलत फहमियाँ थीं, लेकिन उन गलत फहमियों के बावजूद जो दर्द मैंने महसूस किया था वह भी सच्चा था। मैंने भी बहुत सहा था। उसने कहा, हम दोनों दो कांटेदार साई की तरह हैं, लेकिन मैं अपने कांटे समेटने को तैयार हूं, बस हम अलग मत हो। मैं उस समय पूरी तरह उलझ गया था और तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाया। सोमयुंत ने भी जोर नहीं दिया, वह बस चुपचाप मेरा ख्याल रखती रही। इतना कि मुझे उसका ध्यान महसूस हो, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं दबाव महसूस करूं। वह समझ गई थी कि मैं अभी अभी इस सब से बाहर आया हूं। मैंने उससे कहा कि वह मुझ पर इतना ध्यान न दे और अपनी गर्भावस्था का ख्याल रखे, लेकिन वह बस हाँ कहती और फिर भी हर छोटी बड़ी चीज में मेरा ख्याल रखती रहती। उस समय मुझे लगा कि वह ऐसा सिर्फ बच्चे को एक पूरा परिवार देने के लिए कर रही है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हमारे इस विवाह में सिर्फ मैं ही चालाक नहीं था, वह भी उतनी ही सोच समझ कर चलती थी। शादी के बाद मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करता था और उसी वजह से मैंने बहुत सी ऐसी हरकतें की जो उसे पसंद नहीं थी। इस बार मैंने उससे साफ कह दिया, सोमयंत, हमारा रिश्ता बहुत असंतुलित था। हम साथ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि उस रात हम दोनों नशे में थे। उस समय मैं मानसिक रूप से चीजों को ठीक से संभाल नहीं पाया। इसलिए अगर मैंने तलाक मांगा तो वह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। उसने तुरंत कहा, गुच्छन, मैंने कभी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचा तक नहीं। मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती थी, बस मुझे सही समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। तुम सोचते हो कि उस रात सब एक हादसा था, लेकिन सोचो, मैं चाहे कितनी भी नशे में होती, किसी ऐसे आदमी को अपने पास रहने ही नहीं देती जो मुझे पसंद ना हो। मैं चौंक गया और पूछा, क्या मतलब? उस रात तुम नशे में नहीं थी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नशे में तो तुम थे, इतने कि किसी को पहचान भी नहीं पा रहे थे। मैं बस थोड़ा सा नशे में थी, लेकिन मुझे सब याद था। सच कहूं तो उस रात फायदा मैंने ही उठाया था। यह सुनते ही मेरे दिल का बोझ जैसे अचानक हल्का हो गया। मैंने कहा, सोमयंत, अगर ऐसा था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हमेशा सोचता रहा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया था। उसने धीरे से कहा, उस समय मैं सिर्फ 20 साल की थी। मुझे डर था कि तुम मुझे ठुकरा दोगे, इसलिए मैंने ऐसा तरीका चुना, लेकिन अब मैं वैसी नहीं हूं। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मेरा हीन भावना वाला कॉम्प्लेक्स कभी इतना बड़ा नहीं बनता और मैं इतनी बेवकूफियां भी नहीं करता। उसने भी सिर झुकाकर कहा, मैं भी उतनी ही बेवकूफ थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हमेशा ऐसा दिखाती रही जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पीछे घूमते रहो। मुझे पता था कि तुम्हें जेंग चुओत बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं जानबूझकर उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाती रही। अगर तुमने अपनी याददाश्त नहीं खोई होती तो शायद मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं कितनी गलत थी। उस दिन हम दोनों ने घंटों बात की और अपने अतीत की सारी उलझनें एक एक करके सुलझाईं। पता ही नहीं चला कब कई महीने गुजर गए। अब उसका पेट गोल हो चुका था। मैंने पीछे से उसे गले लगाया। अचानक उसने सिर उठाया और अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस पल को महसूस करता रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। फिर धीरे धीरे उसने खुद को अलग कर लिया। मेरे गाल थोड़ा गर्म हो गए थे और तभी मैंने उसे अपने कान के पास धीमी आवाज में मुझसे विनती करते हुए सुना, चाहे जो हो, हम तलाक न लें, ठीक है? ये सुनते ही मैं अचानक हंस पड़ा। मैंने सोचा था कि इतने गहरे और रोमांटिक पल के बाद वह कम से कम माहौल के हिसाब से कुछ और कहेगी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह बस यही चाहेगी कि हम तलाक न लें। मुझे हंसते देखकर सोमुयान थोड़ा नाराज हो गई, लेकिन उसने खुलकर कुछ नहीं कहा। वह बस हल्के से मुझे गुदगुदाने लगी और बोली, हंसना बंद करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने हल्के से कहा, हम ठीक है। फिर मैंने खुद ही कहा, नहीं, रहने दो, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। हमारे बीच की सारी गलतफहमियां भले ही दूर हो चुकी थीं, लेकिन फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था, खासकर हमारे जैसे जोड़े के लिए जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे थे। हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो, लेकिन घाव अभी भी मौजूद थे। भरोसा फिर से बनाना आसान नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन बच्चे की खातिर मैं थोड़ा नरम हो गया था, क्योंकि सोमूयान सच में बहुत कुछ सह रही थी।
ये गर्भावस्था उसे बेहद थका देती थी और उसे बहुत तकलीफ भी देती थी। फिर भी वह हमेशा मजबूत बनी रही और यह देखकर मुझे उसके लिए थोड़ा दुख भी होता था। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही बच्चा पैदा हो गया। मैंने अपने मन को पहले से तैयार कर लिया था। अगर सोमुयन एक अच्छी माँ साबित हुई तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर वह वैसी नहीं निकली तो मैं बिना हिचकिचाए उसे छोड़ भी सकता था। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, सोमुयान ने मुझे कभी निराश नहीं किया। उस दिन जब उसने बच्चे को सुला दिया, वह मुड़ी और कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसने मुझे दरवाजे के फ्रेम से टिके खड़े देखा। मैं मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस बहुत समय हो गया तुम्हें उस ठंडे चेहरे वाले अंदाजे में देखे हुए। उसने हल्की नाराजगी से कहा, वह मेरा अंधेरा अतीत था। क्या तुम अब उसके बारे में बात करना बंद कर सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों? मुझे तो तुम्हारा वही पुराना ठंडा अंदाज ज्यादा पसंद था। सोच रहा हूं अगर उसी चेहरे के साथ तुम बच्चे की डायपर बदल रही होगी तो कैसा लगेगा। सोमुयान समझ गई कि मैं उसे चिढ़ा रहा हूं। उसने मुंह बना लिया और मेरे पीछे पीछे कमरे तक आ गई। जैसे ही वह पूरे वजन के साथ मुझ पर झपटी, मैंने उसे कहते सुना, चाहे जो हो, मेरी ट्रायल पीरियड तो खत्म हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, ट्रायल पीरियड खत्म हो गई? वह बोली, हाँ, लेकिन अब कन्फर्मेशन पीरियड शुरू होगी। मैंने पूछा, और ये कन्फर्मेशन पीरियड कितने समय की होगी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे इतने शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मान लो कि पूरी जिंदगी के लिए।